मूवी के शुरुआत में हेलीकॉप्टर में बैठे हुए एक यूएस सोल्जर को दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक में उस पल को सोचता है जब वो एयरपोर्ट पे अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कह के एक मिशन पे जा रहा होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एक रेगिस्तान में उस सोल्जर को, जिसका नाम है माइक, और उसके पार्टनर टॉमी को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ी पे स्नाइपर के साथ में अपने टारगेट का इंतजार कर रहे होते हैं। माइक एक सीरियस और इंटेंस नेचर का सोल्जर है और टॉमी एक बातूनी और मजाकिया शख्स है। टॉमी इधर उधर की बातें कर रहा होता है, तभी माइक को कुछ दूरी पे कुछ गाड़ियां आती हुई नजर आती हैं और वो टॉमी को अलर्ट होने को कहता है। अब उनका टारगेट सैयद आसिफ, जो एक टेररिस्ट है और यूएस आर्मी को पिछले 30 महीनों से उसका इंतजार है, एक गाड़ी से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अचानक माइक को दूसरी ओर से कुछ लोग पैदल वहीं पे आते हुए दिखाई देते हैं और उनमें से एक लड़की दुल्हन बनी हुई है। माइक समझ जाता है कि वो लोग एक शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। माइक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि वो शायद सैयद आसिफ नहीं है, क्योंकि उसके सुपीरियर ने उसकी जो पहचान बताई थी वो उससे थोड़ा अलग लग रहा था। फिर भी माइक को उसे शूट करने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो जैसे ही शूट करने वाला होता है उसके टारगेट के बीच में दूल्हा आ जाता है। माइक रुकने लगता है, लेकिन उसे फिर भी इंसिस्ट किया जाता है कि चाहे दूल्हा भी क्यों ना मारा जाए, तुम उसे शूट करो। इसी दौरान टेररिस्ट के हथियारबंद लोगों में से एक माइक और टॉमी को देख लेता है और उन पर फायर करते हैं। माइक और टॉमी वहां से बच के भागने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनका जीपीएस टूट जाता है। अब वो एक चट्टान के पीछे कवर ले लेते हैं। सैयद के आदमी उनके पास आने ही वाले होते हैं कि माइक बड़ी चालाकी से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। माइक और टॉमी की किस्मत अच्छी होती है कि सैयद के एक आदमी को वहां आता हुआ एक रेत का बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है और वो वहां से भाग जाते हैं। पर माइक और टॉमी उस रेत के तूफान में फंस जाते हैं। वो आर्मी बेस से मदद मांगते हैं और उनको वहां से निकालने को कहते हैं, पर तूफान की वजह से उनकी टीम उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, ऐसा उन्हें बताया जाता है और उन्हें पास के एक विलेज में जाने को कहा जाता है जो पैदल 5 घंटे की दूरी पे है। जैसे तैसे वो तूफान चला जाता है और बेस से फिर रेडियो पे बात होती है और उन्हें अब कहा जाता है कि तूफान की वजह से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाएगी और उन्हें पैदल ही पूरा रेगिस्तान पार करना होगा। अब उनके आगे एक विशाल रेगिस्तान है जो उन्हें पैदल चल के पार करना पड़ेगा। टॉमी अपनी बातों से माइक को एंटरटेन करने की कोशिश करता है और उसे अपनी बीवी और बच्चों के बारे में बताता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। तभी एक और तेज रेत भरी आंधी आती है और आंधी के साथ में एक साइन बोर्ड माइक के पास उड़ के आता है जिस पर लैंडमाइन से सावधान रहने को लिखा होता है। माइक साइन बोर्ड को देख टॉमी से कहता है कि उन्हें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, कोई और रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। पर टॉमी माइक की बात को सीरियस नहीं लेता है और कहता है कि ये कबीले वालों की एक ट्रिक है अपने दुश्मनों को उनसे दूर रखने की। वो आगे बढ़ते हैं और तेज धूप, गर्मी, प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। टॉमी की कैन का पानी खत्म हो जाने पर माइक उसे अपनी कैन का पानी दे देता है। टॉमी पानी पी के माइक से कहता है, तुम उस साइन बोर्ड की चिंता छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, और माइक की तरफ देख के हंसते हुए उल्टे पैरों चलते जाता है। माइक को संदेह होता है, वो टॉमी को रोकने ही वाला होता है, तभी टॉमी का पैर एक लैंडमाइन पे लगता है और एक तेज धमाका होता है। माइक जैसे ही टॉमी की तरफ बढ़ने लगता है कि उसके पैर के नीचे से क्लिक की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसका पैर भी एक लैंडमाइन पे लग गया है और वो वहीं रुक जाता है। धमाके से टॉमी के दोनों पैरों के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। टॉमी घबरा जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। माइक टॉमी से शांत रहने को कहता है और उसे फर्स्ट एड यूज करके रेडियो से हेल्प मांगने को कहता है, पर वो नहीं कर पाता है। माइक को लगता है कि टॉमी ब्लीडिंग की वजह से मर जाएगा। वो टॉमी से कहता है कि वो माइन से पैर हटा के उसकी हेल्प के लिए आ रहा है। टॉमी माइक को मना करता है, बट माइक टॉमी की नहीं सुनता है और टॉमी की हेल्प के लिए आगे आने ही वाला होता है कि टॉमी अपने आप को शूट कर लेता है। अब टॉमी मर चुका है और माइक को अकेले ही अपनी जान बचा के निकलना होगा। माइक अपनी कोशिशों में लग जाता है और टॉमी के बैग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो उससे रेडियो निकालना चाहता है। टॉमी जैसे तैसे करके माइक के बैग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो बैग से रेडियो निकालता है, बट उसकी बैटरी डेड थी और स्पेयर बैटरी टॉमी की पॉकेट में थी जो कि माइक की पहुंच से बहुत दूर है।
अब वो सोलर से बैटरी चार्ज करने लगता है और बैग का सारा सामान निकाल के उन्हें एनालाइज करने लगता है कि कैसे जान बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। माइक घंटों एक पैर माइन पे रखे हुए तेज गर्मी में बैटरी चार्ज होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है, रेडियो पे सिग्नल मिलता है और उसके सुपीरियर उससे कांटेक्ट करते हैं। माइक अपने सुपीरियर से कहता है कि वो एक लैंडमाइन पे खड़ा है और ऐसे ही एक लैंडमाइन की वजह से उसके साथी की जान चली गई है, उसको हेल्प चाहिए वहाँ से निकलने में। सुपीरियर कहते हैं कि सैंडी स्टॉर्म की वजह से हवाई मदद हम वहाँ नहीं भेज सकते और उसे कहा जाता है कि 52 घंटों बाद वहाँ से काफिला निकलेगा और वो उसे वहाँ से ले जाएंगे। तब तक उसे इंतजार ही करना होगा और या फिर उसे सुमन मनोवर करना होगा, जिसमें उसे पास में एक गड्ढा खोद के उसमें जंप करना होगा। इस प्रोसेस में उसको सिर्फ अपने हाथ या पैर खोने पड़ सकते हैं, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। ये रिस्पॉन्स सुन के माइक को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसका सिग्नल चला जाता है। अब माइक के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। अब वो वॉच में 52 घंटों का टाइमर सेट करता है। कुछ देर बाद वहाँ एक और सैंडस्टॉर्म आता है। माइक बड़ी मुश्किल से उस तूफान में अपने आप को स्टेबल रख पाता है। स्टॉर्म के जाने के बाद वो देखता है कि टॉमी की बॉडी तेज हवा से उड़ के उसके पास आ चुकी है और वो टॉमी की पॉकेट से बैटरी निकाल लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बैटरी तो पास आ चुकी है, लेकिन तूफान की वजह से रेडियो और उसका एक बैग उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। घंटों ऐसे ही हेल्पलेस खड़े होने पे माइक को लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा और हताश होके अपनी गन से अपने आप को शूट करने वाला होता है। तभी माइक को एक सिविलियन उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। माइक उसे लैंडमाइन के बारे में चेतावनी देता है, पर वो सिविलियन एक बेवकूफ़ इंसान की तरह माइक की नकल करने लगता है। फिर जब वो सिविलियन माइक से सही से बात करता है, तब माइक उससे मदद मांगता है और उसे उसका रेडियो और थोड़ा पानी देने को कहता है। सिविलियन माइक से कहता है कि वो वहाँ पे रुका हुआ क्यों है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। माइक कहता है कि वो अगला कदम नहीं ले सकता वरना वो मारा जाएगा, और फिर से उसे रेडियो और पानी देने को कहता है। सिविलियन जिगजैग मैनर में चलते हुए माइक के पास आता है। वो उसे रेडियो नहीं देता है, लेकिन माइक का पानी का कैन लेता है और वहाँ से चला जाता है और जाते जाते माइक से आगे बढ़ने को कहता है। अब कुछ वक्त बाद प्यास से बचने के लिए माइक अपना ही यूरिन पीने की कोशिश करता है। तभी माइक को सामने से एक बच्ची आती हुई दिखाई देती है, जो पानी से भरा उसका कैन लेके आती है। बच्ची भी जिगजैग मैनर में चलती हुई आती है और माइक के पास आ जाती है। माइक पानी पीता है और उसे थैंक्स बोलता है। वो बच्ची बोल नहीं पाती है, लेकिन इशारों में माइक से आगे बढ़ने को कहती है। लैंडमाइन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बोल के वो बच्ची से रेडियो पास करने को कहता है, पर बच्ची अनसुना करके वहां से चली जाती है। कहानी में अब तक 14 घंटे हो चुके हैं और रात होने वाली होती है। ठंड से बचने के लिए माइक आग जलाता है और माइंड डाइवर्ट करने के लिए फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देखने लगता है। फोन में फोटोज देखते हुए उसके सामने एक वीडियो आता है। वीडियो में उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उसे मोटिवेट करती है और उसे वॉर खत्म करके जल्दी से लौट आने को कहती है। कुछ देर बाद माइक को कुछ एनिमल्स की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ वाइल्ड डॉग्स उस पर अटैक करने वाले होते हैं। माइक बहुत डर जाता है और जल्दी से कुछ रैंडम फायर करता है। कुछ डॉग्स माइक के फ्रेंड टॉमी की बॉडी को वहाँ से ले जाने लगते हैं और एक डॉग माइक पे अटैक करता है। तभी माइक उसे शूट कर देता है। वो डॉग एक माइन पे जाके गिरता है और एक तेज धमाका होता है और सारे डॉग्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। जैसे तैसे माइक अगली सुबह तक सरवाइव कर जाता है और अगली सुबह फिर वही सिविलियन उसके पास दिखाई देता है। सिविलियन माइक से कहता है वो बहुत किस्मत वाला है कि रात भर जंगली जानवरों के बीच और रेगिस्तान की ठंड के बीच भी वो जिंदा रह गया। अब फिर से सिविलियन उसे आगे बढ़ने को कहता है और एक फ्री मैन बनने के लिए मोटिवेट करता है। माइक उसकी नहीं सुनता है, उसे रेडियो पास करने को कहता है। सिविलियन माइक से कहता है तुम्हारा पैर माइन पे कैसे लग गया और तुम खुद आगे बढ़ के रेडियो क्यों नहीं ले लेते हो। तब जवाब में सिविलियन से कहता है कि उसे नहीं पता माइंस कहाँ पे है, जैसे तुम लोगों को पता है। सिविलियन माइक को कहता है कि हमें भी नहीं पता है कि माइंस कहाँ पे है। हम जिगजैग पैटर्न में सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि सीधा चलूंगा तो एक न एक दिन मेरा पैर माइन पे लगेगा ही। सिविलियन माइक से कहता है
कि उसे डरना नहीं चाहिए और कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जो हमारी डेस्टिनी है उसे फेस करना चाहिए। माइक उसकी एक नहीं सुनता है और उसे बस उसका रेडियो देने को कहते हैं। सिविलियन उसे रेडियो देकर चला जाता है। अभी 24 घंटे और वेट करना होता है। माइक बहुत थक जाता है और उसे भ्रम होने लगता है। वो देखता है कि टॉमी उठ के उससे बात कर रहा है और उसे जिंदा रह के जेनी के पास जाने को कहता है। अब अंधेरा हो जाता है और फिर से वाइल्ड डॉग माइक पे अटैक करने आ जाते हैं और इधर माइक के सारी गोलियां खत्म होने वाली होती हैं। माइक को फिर से टॉमी अपने सामने दिखाई देता है और टॉमी उससे कहता है कि तुम्हारे पास में और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें सुमन मनूवर करना चाहिए। माइक को भ्रम होता है, ब्लास्ट में उसके दोनों पैर जा चुके हैं। तभी एक डॉग माइक को बाइट करता है और उसे वो कसम याद आती है जब वो जेनी से कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा और एक ब्रेव फाइटर बनेगा और उसकी और उसके फैमिली की रक्षा करेगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। माइक को हार नहीं मानने की प्रेरणा मिलती है और वो उन डॉग्स को मार देता है और अब सुबह हो जाती है। रेडियो पे उसे सुपीरियर कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तूफान की वजह से मदद के लिए आने वाले काफिले को देर हो जाएगी और उसे 17 घंटे और इंतजार करना होगा। माइक कहता है कि वो नहीं कर पाएगा। तभी उसके सीनियर उसकी बात जेनी से करवाते हैं। माइक जेनी से उसकी की हुई हर गलती की माफी मांगता है और कहता है कि उसने हर वादा तोड़ा है, उसे जेनी को छोड़ मिशन पे नहीं आना चाहिए था। अब माइक को भ्रम होने लगता है और उसे लगता है कि जेनी उसके सामने सोफे पे बैठी है। माइक जेनी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है और बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है। तभी अचानक से ना जाने कहां से वो सिविलियन आके माइक को संभाल लेता है। तभी दिखाया जाता है कि सिविलियन का एक पैर लकड़ी का बना हुआ है। सिविलियन कहता है कि मैं एक फ्रीमैन हूं पर तुम्हारे जितना किस्मत वाला नहीं। सिविलियन बताता है कि माइंड ब्लास्ट में वो अपना एक पैर खो देता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वो अपने खोए हुए पैर के बारे में ही सोचता रहता है और दुखी होता जाता है। तभी एक नर्स उसके सामने स्माइल करती है और उसे मूव ऑन करने को कहती है। हॉस्पिटल में रेडियो में एक गाना बजता है, यू गॉट टू कीप मूविंग। सिविलियन कहता है कि शायद वही एक रास्ता था अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने का। इसी की वजह से वो उस नर्स से मिला जो अब उसकी वाइफ। माइक सिविलियन से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है जो कल पानी का कैन लेके आई। सिविलियन कहता है कि कैन मैं ही लाया था। ये तो रेगिस्तान का करिश्मा है कि तुम्हें मेरी बेटी दिखाई दी। मेरी बेटी मेरे साथ में माइंस निकालने का काम करती थी। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी तो हम उन माइंस को निकाल के बेचते थे। मेरी बेटी वो माइन निकाल के उसकी जगह पे खाली टेन का डिब्बा रख देती थी। एक दिन माइन ब्लास्ट में मेरी बेटी की जान चली गई। सिविलियन माइक से कहता है कि तुम लकी हो और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। सिविलियन माइक को पीने के लिए कुछ देता है और वहाँ से चला जाता है। माइक के हाथ से वो ड्रिंक जमीन पे गिर जाती है और उसे भ्रम होने लगता है। उसे दिखाई देता है कि उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हो रही हैं और एक रूम जैसा बन गया है। अब माइक को उस रूम में अपने सामने एक गेट दिखाई देता है। गेट के उस पार माइक को अपने पेरेंट्स बात करते हुए सुनाई देते हैं। उसे फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि माइक के फादर उसकी मदर को और उसे पीट रहे हैं। दूसरी तरफ उसको दिखाई देता है कि वो और जेनी अपना न्यू अपार्टमेंट सेट कर रहे होते हैं। फिर उसे वो टाइम याद आता है जब जेनी एक बार रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रही होती हैं और कुछ लड़के उससे बदतमीजी करते हैं और माइक उन लड़कों को पीट देता है। अब उसे अपना दोस्त टॉमी अपने सामने दिखाई देता है और उसे काफिले की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम हार मत मानो और काफिले को अपनी तरफ बुलाओ। माइक काफिले को बुलाने के लिए एक फ्लेयर गन उठाता है। तभी उसे पीछे से एक गोली लगती है और माइक देखता है कि टेररिस्ट के वो आदमी पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं और उसे फिर से जेनी से किया हुआ वो प्रॉमिस याद आता है जब वो उससे कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अब माइक पिस्तौल से एक माइन को ब्लास्ट करता है और उससे उठी हुई धूल के पीछे कवर लेके अपनी स्नाइपर से सारे बंदों को मार गिराता है। अब उसे अपने सामने उसके फादर दिखाई देते हैं और उसकी माँ भी दिखाई देती है जो हॉस्पिटल में मरने से पहले उससे कहती है कि तुम कभी हार मत मानना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। अब उसके फादर उसे गले लगा के मूव ऑन करने को कहते हैं। माइक काफिले को इशारा करने के लिए फ्लेयर उठाना चाहता है पर फायरिंग के वक्त वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। अब वो अपने आप से कहता है कि माइन पुरानी होने की वजह से 7% चांसेस है कि वो खराब हो गई होगी और जीने के लिए वो ये रिस्क उठाने को तैयार हो जाता है। अब वो गाना शुरू करता है, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन, और वो माइन से पैर हटा के आगे बढ़ जाता है।
माइक सरप्राइज हो जाता है कि ब्लास्ट नहीं हुआ। वो माइन को निकालने लगता है, तब वो देखता है कि वहाँ माइन थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक टिन का डिब्बा था। आपको याद होगा सिविलियन ने कहा था कि उसकी बेटी माइन निकाल के उसकी जगह पे टिन का डिब्बा रखती थी। माइक डिब्बे को खोलता है और उसमें से एक सोल्जर का स्टेचू निकलता है, एक आज़ाद सोल्जर का। माइक खुशी से रोने लगता है। अब वो फ्लेयर जला के काफिले को अपनी तरफ बुला लेता है और उसे बचा लिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और माइक को एयरपोर्ट से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। जेनी उसका वेट कर रही होती है। माइक नील डाउन होके जेनी को प्रपोज करता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में मूवी का एंड हो जाता है।